जी अस्सलाम वालेकुम। हम S1 का पेपर शुरू करने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2024 का। वेरिएंट 3 है। आइए शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन 1 है 30% ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ विमफील्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक कार। विमफील्ड के रेजिडेंट जो है रिहायशी हैं, रेजिडेंट हैं, उनका 30% जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक कार को ऑन करते हैं। इलेक्ट्रिक कार को ऑन करने की जो प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई है वो 0.3 है। अगर 1 में से माइनस करें तो ऑन ना करने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, यानी क्यू निकल आएगा 0.3 0.7। 3 रेजिडेंट आर चूजन एट रैंडम, ये n है हमारा, 3 हमने उसमें से रैंडमली चूज किया, यानी n हमारे पास 3 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ऑल 3 ऑन एन इलेक्ट्रिक कार। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें, यहाँ तो सारे के सारे 3 के 3 इलेक्ट्रिक कार को ऑन करते हैं। आर नन ऑफ देम ऑन एन इलेक्ट्रिक कार, यहाँ उनमें से कोई भी इलेक्ट्रिक कार को ऑन नहीं करता। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी के तीनों के 3 ही जो हमने चूज़ किए हैं सबके सभी उसको इलेक्ट्रिक कार को ऑन करते हैं, या फिर कोई भी ऑन नहीं करता। तो यह इस तरह की जो हमें प्रोबेबिलिटी दी होती है तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें से n भी दिया हो और n में से कुछ उसने x पूछा हो। x हमारे पास 3 है और 0 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x यहाँ का मतलब होता है, और का मतलब होता है प्लस करना, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। जहाँ और आ जाए वहाँ प्लस करते हैं हम। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाएंगे NCX P of x Q n माइनस x। तो यहाँ n हमारे पास 3 है, P हमारे पास 0.3 है और Q हमारे पास 0.7 है, और x जो है वो एक दफ़ा हमने 3 लगाना है x की जगह, और प्लस करके हमने एक दफ़ा 0 लगाना है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट की, इसको कैलकुलेट किया, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.37 निकल आती है। वो यूज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि n यहाँ फिक्स है, हमने जो चूज़ किया है n इज़ फिक्स एंड आउटकम इज़ इंडिपेंडेंट, और आउटकम्स हमारे सारे के सारे इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, इसका बी पार्ट है अ रैंडम सैंपल ऑफ 125 ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द विमफील्ड इज सिलेक्टेड। अब पहले उसने 3 रेजिडेंट्स हम सिलेक्ट किए थे। 3 जो है वो सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया। अब उसने 125 चूज़ किया, n हमारा 125 है। 125 एक लार्ज सैंपल है, तो वो कह रहा है कि यूज सुइटेबल अप्रोक्सीमेशन। तो बताएं कि हम कौन सा सुइटेबल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 45 ऑफ दीज रेजिडेंट्स ऑन एन इलेक्ट्रिक कार। तो मोर देन 45 उसने कहा है, और जबकि 125 हमारे पास n है, और मोर देन मीन ये हमारा x है। तो देखें हम कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कौन सी यूज़ करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो यूज़ करेंगे वो देखें कि जब n हमारा ग्रेटर देन 30 हो जाए और p और q अप्रोक्सीमेट नियर टू ईच अदर हो, और np आप देखें np अगर ग्रेटर देन 5 हो या nq ग्रेटर देन 5 हो, ये दोनों हमारे ग्रेटर देन 5 हो, तो तब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रोक्सीमेट टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो फिर हम बाइनोमियल के बदले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो इसकी थोड़ी सी मैं मज़ीद डिटेल बताता हूँ आपको। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटली बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है अप्रोक्सीमेटली व्हेन द सैंपल साइज n इज़ लार्ज, जब हमारा सैंपल साइज बहुत बड़ा हो जाए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्केल, ये हमारी प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस p इज़ आल्सो क्लोज टू 0.5 हो जाए। स्पेसिफिकली बोथ np एंड nq आर ग्रेटर देन 5, और जब हमारा np और nq यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ग्रेटर देन 5 हो जाए। द कंडीशन इज यूजली मेट इफ द सैंपल साइज इज n ग्रेटर देन 30, और ये कंडीशन तब होती है फुलफिल जब हमारा n सैंपल साइज बहुत बड़ा हो जाए, यानी ग्रेटर देन 30 हो जाए। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। तो अब यहाँ देखें कि उसने ये कहा है कि प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालें कि x की वैल्यू
45 यानी ग्रेटर देन 45 उसने कहा है, मोर देन 45 तो x हम 45 लेंगे, ग्रेटर देन 45 लेंगे। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी कि x ग्रेटर देन 45 है और ये 45 मीन इसको पहले x को z में कन्वर्ट करना होता है। z में कन्वर्ट ये कैसे होगा, देखें कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 45 है तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 45 इधर भी मीन माइनस करेंगे, इधर भी मीन माइनस करेंगे, इधर भी सिग्मा से डिवाइड करेंगे, इधर भी सिग्मा से डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस म्यू और सिग्मा को हम z कहते हैं। तो 45 माइनस, अब मीन उसने हमें दिया हुआ है, मीन अगर आप देखें तो हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो मीन को मीन हमारे पास जो यहाँ अब मीन कैलकुलेट करना है तो मीन हमारे पास NP होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन NPQ होता है, ठीक है। तो NP n हमारे पास ऊपर देखें कि 125 है और P हमारे पास 0. यहाँ प्रोबेबिलिटी ऊपर दी हुई हमारे पास 0.3 है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें 0.3 इंटू 125 ये आता है हमारे पास 37.5। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं अगर आप तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास NPQ होल स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। n हमारे पास 125 है और P 0.3 है और हमारे पास Q जो है आप यहाँ देखें कि P हमारे पास 0.3 था और Q 0.7 है। Q की वैल्यू 0.7 यहाँ पुट कर देते हैं। इसको सिंपली हमने कैलकुलेट करना है और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 125 इंटू 0.3 इंटू 0.7 तो स्क्वायर रूट लेने से ये हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 5.123 आती है। तो ये तमाम वैल्यूज़ हम अगर आप इसका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे तो इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 26.25 आती है और अगर आप इसका स्क्वायर रूट लें तो ये आती है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा विदाउट टेकिंग द स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट लेने के बाद है। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। हमारे पास जो मीन आता है वो ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी है। एक्स माइनस म्यू और सिग्मा, म्यून की वैल्यू ये है और सिग्मा की वैल्यू ये है और इसको कैलकुलेट आप करें 1.561 आता है और ये क्योंकि ग्रेटर देन है तो इसको लेस देन होना चाहिए। तो लेस देन करने के लिए आप इसकी एक प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर z ग्रेटर देन समथिंग वैल्यू हो जबकि a पॉजिटिव है तो इसको हम 5 ऑफ 1 माइनस 5 ऑफ इसको हम 1 माइनस 5 ऑफ z लेस देन a लिख सकते हैं। और जब ये प्रोबेबिलिटी z लेस देन a हो जाए तो इसको हम 5 ऑफ a कह सकते हैं। तो इस 5 ऑफ a को फिर हमने टेबल में देखना होता है। तो यहाँ हमने क्या किया कि ये ग्रेटर देन था तो इसको लेस देन करने के लिए z को 1 में से माइनस कर दिया क्योंकि ये z हो गया और ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस पूरे को हम 5 ऑफ ये कह सकते हैं 1 माइनस इसको 5 कह दिया। और इसकी फिर टेबल से वैल्यू कैसे देखेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखते हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, इसमें 1.56 दिया हुआ है। तो 1.5 कहाँ है हमारे पास, 1.5 ये है और 6 ये है। इसके सामने आप अगर देखें तो 0.9406 ये हमारे पास आती है वैल्यू इसकी 0.9406 और इसके हमने देखनी है 1.56 को देखना है, वो देख लिया है। अब आगे 1 है तो 1 को कहाँ देखना है, 1.5 के सामने, 1.5 के सामने और इस 1 के नीचे ये 1 वैल्यू। तो 1 इसमें एंड पे आपने इसको ऐड अप कर देना। तो ये 70490.5 ये आपकी टेबल वैल्यू बनती। इस टेबल वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें इसकी जगह। तो 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप लिख दें इसको। तो ये हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 45 का आंसर आ जाता है। A red fair 6
साइडेड डाइस हैज फेस्ड लेबल दिस। एक फेयर डाइस है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके एक फेस पर 111 है, दूसरी 3 फेसेस ऐसे हैं जिस पर 111 है और 3 फेसेस ऐसे हैं जिस पर 22 हैं। अ ब्लू फेयर 6 साइडेड डाइस हैज फेस्ड लेबल, और एक तो रेड डाइस पर ये है और जो ब्लू डाइस है उसके ऊपर 2 फेस ऐसे हैं जिस पर 11 है और 2 फेस ऐसे हैं जिस पर 22 है और बाकी 2 फेस ऐसे हैं जिस पर 33 है। बोथ डाइस आर थ्रोन, दोनों डाइस को हमने थ्रो किया। रैंडम वेरिएबल x इज अ प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर्स ऑन द 2 डाइस। दोनों डाइस पर जब हम थ्रो करेंगे तो 3 3s आर 36 केसेस बनते हैं। ये 36 केसेस टेबुलर फॉर्म में हमने मेंशन कर दिए। ब्लू डाइस पर ये नंबर्स हैं, उनके तमाम फेसेस 6 फेसेस पर, और रेड जो डाइस है उनके तमाम 6 फेसेस पर ये नंबर है। और दोनों के जो हमारे पास वो कहता है जो भी दोनों के ऊपर आता है उनका प्रोडक्ट लेना है। रेड पे भी अगर 1 आता है, ब्लू पर भी 1 आता है, दोनों को प्रोडक्ट कर दें तो 1 आ गया। रेड पर 1 आता है और ब्लू पर 2 आता है, दोनों का प्रोडक्ट लें तो 2 आता है, एंड सो ऑन। अगर रेड पर 2 आता है, ब्लू पर 3 आता है, दोनों का प्रोडक्ट लें तो 6 आता है। तो ये तमाम केसेस बन गए। तो वो कहता है ड्रॉप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं कि x की वैल्यू और p ऑफ x की वैल्यूज को लिखते हैं, ये सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। और यहाँ तक अगर आप लिखते हैं तो x और f ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दें तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। ये प्रोबेबिलिटी को सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने। आप देखें कि इसको बनाते कैसे हैं। आप जितनी भी वैल्यूज रिपीट हुई हैं उनको वंस अ टाइम यहाँ लिख दें। यहाँ 1 भी है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 नहीं है, इसमें 6 है। तो 1 2 3 4 6 आपने लिख दिया है। 1 एक आप देखें कि यहाँ कितने टाइम्स अकर हुआ है। आप 1 को अगर देखें तो 1 यहाँ, तो 1 जो है वो आप देखें कि यहाँ 6 टाइम अकर हुआ है, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी 6 होगी। और 2 कितने टाइम्स हुआ है, 2 यहाँ देखें कि 1 2 3 4 5 टाइम्स है, और 5 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम है, एंड सो ऑन। 3 आप देखेंगे यहाँ 6 टाइम है, 4 और 6 टाइम है, 6 भी 6 टाइम है, तो ये 3 भी 6 टाइम है, 4 भी 6 टाइम है और 6 भी 6 टाइम है। तो आपने ये लिख दिया, ये फ्रीक्वेंसी है। इसका टोटल करेंगे 36 आएगा, क्योंकि ये टोटल सैम्पल्स भी हमारे पास टोटल एलिमेंट्स भी सैम्पल स्पेस के अंदर 36 ही हैं। ये तमाम f की इंडिविजुअल वैल्यू को अगर आप 36 से डिवाइड कर दें और बाद में आप ये प्रोबेबिलिटी निकल आती है, और बाद में आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। ये सिंप्लीफाई करना ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बन चुकी है। नेक्स्ट ये है कि वो कहता है इसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालें। एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैसे निकालेंगे, आप इसकी x की वैल्यू ले लें और प्रोबेबिलिटी जो सिंप्लीफाइड प्रोबेबिलिटी p ऑफ x है वो ले लें, और दोनों को सिंपल आप मल्टीप्लाई करें और आप देखेंगे x p ऑफ x निकल आता है। और इसका सम करेंगे 18 ओवर x, क्योंकि एलसीएम सबका सेम है तो ऐड अप करना इजी है। 1 4 3 4 6 इसको ऐड करेंगे तो 18 बनता है। तो 18 ओवर 6, 18 ओवर 6 क्या है, ये x p ऑफ x का सम है। ये समेशन x p ऑफ x को ही असल में हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x कहते हैं। इसको हम मीन भी कहते हैं, ये मीन भी है, इसको हम मीन भी कह देते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कह देते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी कह देते हैं। ये 18 ओवर 6 हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन मोलिम्बा द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ अडल्ट मेल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन दिस सेंटीमीटर एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4.8 सेंटीमीटर। तो अब वो खुद कह रहा है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही लगाइए, यहाँ बाइनोमी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो खुद कह रहा है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम चूजन अडल्ट मेल इज मोलिम्बा हैज़ हाइट ग्रेटर देन दिस 170। तो x की वैल्यू, ये x दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 170, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। जबकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैरामीटर्स दिए होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर होते हैं वो मीन और वेरिएंस होता है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मीन उसने दिया हुआ है हमें 176 और स्टैंडर्ड डिवीएशन उसने दे दिया हमें 4.8। ऊपर स्केल डाल देंगे क्योंकि ये वेरिएंस है। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि x इज़ ग्रेटर देन 170। तो 170 से ग्रेटर देन इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको पहले x को हम z में कन्वर्ट करेंगे। z में कैसे कन्वर्ट करते हैं, x माइनस मीन ओवर सिग्मा। इसमें से हमने मीन को माइनस किया तो इधर भी मीन को माइनस कर देंगे। इधर सिग्मा से डिवाइड किया तो इधर भी सिग्मा से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास सारी z बन जाता है। इसको हम z कहते हैं, इसको हम z कह देते हैं। तो अब 170 माइनस मीन उसने ऊपर आपको दिया हुआ है 176 और स्टैंडर्ड डिवीएशन जो दिया हुआ 4.8 दिया हुआ। अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू 1.25। ये z इज़ ग्रेटर देन 1.25। तो ये ग्रेटर देन को हमने लेस देन दिखना होता है कि इसको लेस देन करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.25। ये ग्रेटर देन को z लेस देन z करने के लिए z इज लेस देन 1.25, इसको फ्लिप करने के लिए 1 से माइनस करना पड़ता है। जब ये हमारे पास z लेस देन पॉजिटिव वैल्यू हो जाए तो तब हम इसको फाई ऑफ a, यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a हो तो इसको फाई ऑफ a कह सकते हैं। तो ये हमारे पास 1 माइनस फाई ऑफ 1.25। तो अब इसकी फर्दर हम जो 1 माइनस 5, अब 1.25 को अगर टेबल में देखें आप तो 1.2 और 5 के नीचे देखें तो ये आता है हमारे पास 1.5, 1.25। ये 1.2 है और 5 के नीचे आप देखेंगे 0.8944। तो 0.8944 इसको 1 में से आप माइनस कर दें तो इस 0.8944 को 1 में से माइनस कर दें तो आपके पास ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी, ये 1 माइनस इसकी वैल्यू हमने देखी 0.8944 और 1 में से इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 1 माइनस 0.8944 और ये आती है वैल्यू हमारे पास 0.1056। और इसको अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाहें तो 0.106। ये 3 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमने इसकी वैल्यू को लिख दिया। इसका बी पार्ट है 60% ऑफ द अडल्ट males in Molimba have height between 170 centimeter and k centimeter k centimeter where k is greater than 170. Find the value of k giving your answer correct to 1 decimal place. देखें उसने कहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं between 170 सेंटीमीटर एंड k 70 सेंटीमीटर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने 170 सेंटीमीटर k 70 सेंटीमीटर, यानी x लाइज बिटवीन 170 एंड k। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये प्रोबेबिलिटी उसने हमें दी हुई है 60%। 60% मीन 0.6 और फाइंड करना है हमने k। तो देखें इस पूरी स्टेटमेंट को आप यहाँ x से x को z में कन्वर्ट करने के लिए थ्रू आउट आप मीन माइनस करेंगे और सिग्मा से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ हमारे पास से जब आप इसमें से भी x मीन माइनस करेंगे और सिग्मा से डिवाइड करेंगे और इसमें से भी मीन माइनस करेंगे सिग्मा से डिवाइड करेंगे और इसमें से भी मीन माइनस करेंगे और सिग्मा से डिवाइड करेंगे और सिग्मा और मीन की वैल्यू आप लगा देंगे तो ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो ये इस स्टेप से आगे चलते हैं, इसको कैलकुलेट करें। -1.25 आता है
इसको आप ए एज्यूम कर लें, हम इसको ए एज्यूम कर लिए, इस पूरे को ए एज्यूम कर लिया। अब ये देखें कि एक हमारे पास ये इसकी प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लाइज बिटवीन ए टू बी हो, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं, यानी बी माइनस ए, ये वैल्यू पहले और ये बाद में, क्योंकि बी बड़ा है, बी जो है वो ग्रेटर देन ए है। तो इस तरह से यहाँ उसने ऊपर भी कहा हुआ है कि k इज ग्रेटर देन 170, यानी हमारा k जो है 170 से ग्रेटर है, ये b है, ये a है। तो अगर हम इसको हम b और इसको a एज्यूम करते हैं, तो आप देखें कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस है, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो आप इसको 1 में से माइनस कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस ए हो, तो इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन ए, इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। तो हमने इसको इस तरह से 1 माइनस करके लिख दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1.25 की वैल्यू हमने ऊपर देखा था टेबल में 0.8944 थी, तो 1 में से माइनस किया इसको, और ये सारी कैलकुलेशन की 1 माइनस 1 और इस वैल्यू को उस तरफ ले जाएं, तो ये वैल्यू बन जाती है। और हमने एक वैल्यू निकालनी, 5 जब उस तरफ जाएगा तो 5 इनवर्स हो जाएगा। अब 5 इनवर्स जब हो जाए तो फिर टेबल से कैसे देखते हैं, अगर 5 हो तो हम उसकी वैल्यू को यहाँ और यहाँ देखते हैं, मगर जब 5 इनवर्स हो, 5 इनवर्स 0.7056 0.705, ये 0.705 है, 0.705 और आगे 6 इनके बिटवीन है। अगर आप यहाँ 4 देते हैं तो 2 का फ़र्क है इसमें, और 2 के नीचे आप देखें तो यहाँ अब इसको आप देखें, इसको 0.7056 0.705 इधर देखें तो 0.6, इधर देखें तो 0.5 है, इसके ऊपर देखें तो 4 है, ये 5 है, ये 4 है। और फ़र्क कितने का था, फ़र्क 2 का था, ये 3 के करीब है, तो 3 के ऊपर देखिए 1 है, तो आगे आप इसका 0.5 और 0.5 4 और 1, 0.45 और 1, ये इस तरह से आप इसकी टेबल वैल्यू देखेंगे। क्योंकि ये एरिया है, जब z की वैल्यू हो तो z की वैल्यू यहाँ से, ये z की वैल्यू होती है, यहाँ से हम इसके नीचे एरिया देखते हैं, जब एरिया दिया हो तो फिर z की वैल्यू देखते हैं। तो अब उसने हमें 5 इनवर्स मीन एरिया से हमने दोबारा z में जाना है, तो ये a की वैल्यू बनती है। अब अभी हमने इसकी k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये a की वैल्यू हमने 0.541 निकाली है, तो a को हमने क्या कहा था, k माइनस 170 और 4.8 कहा था। तो यहाँ आप ये देखें कि k की वैल्यू निकालने के लिए 4.5 को जाकर आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई होगा तो ये, और इसको जाकर तो प्लस कर दें, तो k की वैल्यू हमारे पास ये सिंपली ये आ जाती है 1 डेसिमल प्लेस तक। On a certain day, the heights of 150 sunflowers plants grown by children at a local school are measured correct to the nearest centimeter. These heights are summarized in the following table. देखें कि सनफ्लावर के 150 प्लांट्स हैं, तो ऐसे जिनकी हाइट जो है 10 सेंटीमीटर टू 19 सेंटीमीटर है, वो 10 है, एंड सो ऑन, जिनकी 55 जो सबसे लार्ज है 55 से लेकर 59 तक सेंटीमीटर तक इनकी हाइट है, वो 6 है, एंड सो ऑन। तो आप देखें निकालना क्या है हमने, ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ टू इलस्ट्रेट द डाटा। इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का हमने
टेबल निकालना है। अच्छा, ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ के लिए हमारे पास ये जो इंटरवल है ये क्लास बाउंड्री होना ज़रूरी है, यानी कि इसकी ये अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होनी चाहिए। अब ये देखें कि इस तमाम में से सेम करने के लिए इस तमाम में से जो इसकी अपर लिमिट है, ये जो लोअर लिमिट है इसमें से 0.5 माइनस कर दें, जो अपर लिमिट है उसमें से 0.5 प्लस कर दें। तमाम लोअर लिमिट्स, ये पहले वाली जो वैल्यूज़ हैं ये तमाम लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दें, ये जो अपर लिमिट्स हैं इन तमाम में से आप 0.5 प्लस कर दें, तो आप देखेंगे ये सेम हो जाएंगी। ये हमारे पास से जो अपर लिमिट है ये नेक्स्ट की लोअर लिमिट की इक्वल हो जाती है, और ये जो अपर लिमिट है ये नेक्स्ट की लोअर लिमिट की इक्वल हो जाती है। ये जब इक्वल हो जाएं तो ये डिस्क्रीट डाटा से कॉन्टिन्यू डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें ग्राफ बनाने के लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास कॉन्टिन्यू डाटा होना चाहिए, डिस्क्रीट डाटा नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्क्रीट डाटा को मैंने कॉन्टिन्यूस डाटा में कन्वर्ट कर दिया है। और दूसरा ये काम है कि क्यूमुलेट करना, मीन कैसे, कि आप ये देखें कि ये 10 है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, 10 के सामने 10 लिख दें और 10 और 18 को प्लस करके यहाँ लिख दें 28, और 28 और इसको प्लस करके आप 60 लिख दें। इसमें नेक्स्ट वैल्यू डाल दें तो ये आ जाएगी, इसमें नेक्स्ट वैल्यू डाल दें तो ये आ जाएगा, इसमें नेक्स्ट वैल्यू डाल दें तो ये आ जाएगा। 130 में 14 डालते तो 144, 144 में 6 डाल दें तो 150। तो आप ये देखें ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमारा बन जाता है। तो अब इसको हम यहाँ ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। आपने एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरवल लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, आपने ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्लास बाउंड्री की वैल्यूज लेनी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने वाई एक्सिस के ऊपर लेना है। तो आप देखें 9.5 को आप 0 से लेकर चलें 19.5 के सामने आपने ये 10 लगाना है। आपने अपर लिमिट के सामने फ्रीक्वेंसी लगानी, इस अपर लिमिट के सामने वाली ये फ्रीक्वेंसी, इस अपर लिमिट के सामने ये फ्रीक्वेंसी। तो 19.5 के सामने 10 है तो ये आपने 10 लगा दिया। तो 10 और 19.5 ये जहाँ मीट करते हैं वहाँ आप एक पॉइंट लगा दें, और 29.5 और 28, 29.5 और 28 ये जहाँ मीट करते हैं आप एक पॉइंट लगा दें। ये तमाम पॉइंट सामने यहाँ लगा दिए हैं तो ये आ जाता है जी 59.5। ये 59.5 यहाँ तक है, तो ये 59.5 के सामने 150 है, तो ये 150 आप इसके सामने ये लगा दें तो 150। ये तमाम सर्कल्स, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मिला दें तो ये कर्व हमारा ऑलवेज, ये याद रखें कि ऑलवेज हमारा कर्व ऐसे ही बनता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व ऐसे ही होगा। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व एक बन गया। सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, कैलकुलेट एस्टिमेट्स फॉर द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है ऑफ द हाइट्स ऑफ द 150 सनफ्लावर प्लांट्स। ये 150 सनफ्लावर प्लांट्स का हमें डाटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सिंपली आपने इस डाटे को लेकर इसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें अगर क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री दी हो तो उसकी मिड वैल्यू लेना होती है। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें। अगर आप इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 ये 14.5, ये 14.5 आता है, और 20 प्लस 29 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे 24.5 आएगा, एंड सो ऑन। ये सारा डाटा हमने इनकी मिड वैल्यूज ले ली है। 55 और 59 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे 57 आ जाएगा, और फिर x और f को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो ये जो सम आता है ये समेशन fx, ये हमारे पास असल में ये समेशन fx है। ये f of x का नीचे हम जब सम करते हैं तो ये समेशन f of x है,
और एफ ऑफ एक्स स्केयर का जब सम करते हैं तो समेशन एफ ऑफ एक्स स्केयर होता है। और ये वैल्यूज अब हम आगे यूज करेंगे। मीन किसके इक्वल होता है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा मीन जहाँ फ्रीक्वेंसी भी दी हो वो ग्रुप डाटा होता है। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ मीन जो दिया हुआ है हमें, मीन की वैल्यू होती है समेशन एफ एक्स और समेशन एफ, ये इसका फार्मूला है। तो समेशन एफ एक्स हम यहाँ एफ एक्स का सम ले चुके हैं, ये यहाँ पुट करेंगे, समेशन एफ इसका सम यहाँ पुट करेंगे तो सिंपली ये कैलकुलेट हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। सिंपली समेशन एफ एक्स स्क्वायर का सम एफ एक्स स्क्वायर का सम करेंगे तो इसका सम आ जाएगा, और एफ का सम करेंगे तो ये आ जाएगा, और सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 10.6 आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस चॉकलेट्स। एक फैक्ट्री कुछ चॉकलेट्स प्रोड्यूस करती है, 30% ऑफ द चॉकलेट्स आर रैप्ड इन गोल्ड फॉइल। वो गोल्ड फॉइल में 30% रैप करती है और 25% वो रेड फॉइल में रैप करती है, एंड रिमेनिंग आर अनरैप्ड, और बाकी अनरैप्ड 45% बचता है। यानी 30% ये है, 25% ये, अगर आप इसे 100% में से माइनस करें तो 45% अनरैप्ड है। इंडिगो चूज 8 चॉकलेट्स एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन। प्रोडक्शन लाइन में से वो 8 चॉकलेट्स उसने चूज की, यानी n हमारे पास 8 है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी ऑब्टेन नो मोर देन 2, यानी x लेस देन 2 है, यानी x की वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल टू 2 है। नॉट मोर देन 2 चॉकलेट दैट आर रैप्ड इन रेड फॉइल, जो रेड फॉइल में रैप्ड हो। यानी हमारा फोकस अब हमारी प्रोबेबिलिटी रेड फॉइल की है। रेड फॉइल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%। यानी 30% का क्या मतलब कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.3 ये है, 30%, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी है। और क्यू क्या होगा, 1 माइनस 0.3 करेंगे तो 0.7 हो जाएगा। तो अब लेस देन हमने प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि नॉट मोर देन 2, नॉट मोर देन 2 मीन लेस देन इक्वल टू 2। तो लेस देन 2 से क्या मुराद है, 0 भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 2 से मुराद 1 भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 2 से मुराद 2 भी हो सकता है। तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर फार्मूला लगाएं तो n सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स, तो x हमारे पास यहाँ 0 है, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, और n हर जगह पर 8 है, और n तमाम जगहों पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फॉइल की प्रोबेबिलिटी 30 नहीं थी बल्कि 25 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.25, और Q की प्रोबेबिलिटी 25 में से लेस करेंगे तो 75 हो जाएगी। तो ये हमने रेड फॉइल की प्रोबेबिलिटी, जो रेड फॉइल में रैप्ड है उनकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है, और जो नहीं है वो 1 में से माइनस करेंगे 0.75 है। तो आप तमाम n की जगह, यहाँ हम तमाम n की जगह 8 आ जाएगा, तमाम p की जगह 0.25 आ जाएगा, q की जगह 0.75 हो जाएगा, और x यहाँ x की जगह 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। इसको सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज तक 0.679 आ जाएगी। फिफ्थ का बी पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टाइम ही ऑब्टेन अ चॉकलेट दैट इज रैप्ड इन रेड फॉइल इज बिफोर द 7th चॉइस। यानी 7th से पहले उसने एक फर्स्ट टाइम जो उसके हाथ में रेड फॉइल वाली चॉकलेट लगी थी फर्स्ट टाइम, वो 7th अटेम्प्ट से पहले लगी है। यानी यहाँ हमारे पास x7 है और n यहाँ अननोन है। जहाँ n अननोन हो तो वहाँ हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 7, और इसका फार्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x हो तो ये 1 माइनस क्यू x माइनस 1, ये फार्मूला होता है इसका। तो सिंपली आप ये वैल्यूज x की वैल्यू 7 यहाँ पुट कर दें, और q की वैल्यू 0.75 है,
और आप इसको कैलकुलेट करें तो 0.822 निकलता है। तो क्योंकि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव फंक्शन का ये फार्मूला होता है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक नंबर से पहले पहले आपको एक सक्सेसिव, यानी आपने अचीव कर ली एक चीज़ किसी ख़ास नंबर से पहले पहले, वो 7 था, 7 मीन 7 से पहले पहले 6 से पहले भी हो सकता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 तमाम प्रोबेबिलिटीज आती हैं उससे पहले पहले, ये तमाम अक्यूमुलेशन है। तो अक्यूमुलेटिव ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। जब भी वो कहे कि फलां नंबर से पहले, अटैम्प्ट से पहले, फलां अटैम्प्ट से पहले, यानी 7 से पहले, 8 से पहले, 9 से पहले पहले आपने ये अचीव कर ली चीज़, तो और n अननोन हो तो आपने ये फंक्शन लगाना है, इसमें q और x की वैल्यू सिंपल पुट कर देनी। सी पार्ट है 5th क्वेश्चन का। कीफा चूज चॉकलेट्स 1 एट अ टाइम एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन। उसने प्रोडक्शन लाइन में चॉकलेट चूज करता है, एक वक्त में एक चॉकलेट चूज करता है, और वो प्रोडक्शन लाइन में चॉकलेट्स आ रही हैं, वो एक एक करके चूज कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड चॉकलेट चूजन इज फर्स्ट वन रैप्ड इन गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल में जो चॉकलेट उसने चूज की है वो सेकंड टाइम उसने फर्स्ट टाइम चूज की है। गिवन दैट द फिफ्थ चॉकलेट, जो 5वीं दफा उसने चॉकलेट चूज की है, इज द फर्स्ट अनरैप्ड, वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि उसने अनरैप्ड चूज की है। यानी यहाँ मसला ये है कि सेकंड टाइम उसने सेकंड अटेम्प्ट पर उसने जो चॉकलेट चूज की थी वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उसके हाथ में गोल्ड फॉइल वाली हाथ आई उसके, और अनरैप्ड फिफ्थ अटेम्प्ट पर फर्स्ट टाइम उसके हाथ में आई। अब देखें कि अब गिवन दैट, अगर मैं ए को अज्यूम कर लूं कि ये प्रोबेबिलिटी है, देखें कि प्रोबेबिलिटी इस बात ही निकालनी है कि सेकंड टाइम जो उसने चॉकलेट चूज की इज द फर्स्ट गोल्ड, वो पहली दफा गोल्ड रैप में थी। गिवन दैट फिफ्थ चॉकलेट इज अनरैप्ड, गिवन दैट फिफ्थ चॉकलेट इज अनरैप्ड। अगर मैं इस इवेंट को ए कह दूं, इस इवेंट को बी कह दूं, तो ए गिवन दैट बी, ये बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका फार्मूला है डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने अलग से कैलकुलेट करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने यहाँ ये अलग से कैलकुलेट करना है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने अलग से कैलकुलेट करना है, और इनकी प्रोबेबिलिटी को आपने सिंपली यहाँ डिवाइड कर देना है। अब देखते हैं ये डिवाइड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिफ्थ चॉकलेट इज फर्स्ट अनरैप्ड, यानी ये अगर प्रोबेबिलिटी, अगर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि एन यहाँ नहीं दिया हुआ, तो ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है x इज इक्वल टू एक्स हो तो क्यू एक्स माइनस 1 इंटू पी, ये फार्मूला लगाते हैं। उसने कहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 5वीं बारी पर उसके हाथ में अनरैप्ड चॉकलेट हाथ में आई है, तो इसका फार्मूला यहाँ क्यू क्या है हमारे पास 0.55, और पी क्या है हमारे पास 0.45। तो अब हमने एक्स की जगह क्या लगाएंगे 5 माइनस 1, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी निकल आती है। ये बी की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं, और वो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि सेकंड इज गोल्ड इंटरसेक्शन फिफ्थ इज फर्स्ट अनरैप्ड। तो सेकंड इज गोल्ड, सेकंड टाइम उसके हाथ में गोल्ड आया है, गोल्ड रैप्ड में चॉकलेट आई है, यानी फर्स्ट, अब यहाँ बात है फिफ्थ इज फर्स्ट अनरैप्ड, यानी फर्स्ट टाइम फिफ्थ अटेम्प्ट में उसके पास अनरैप्ड चॉकलेट आई है, और गोल्ड वाली सेकंड अटेम्प्ट में आई। तो इससे पहले क्या है, इससे पहले रेड बेशक हो जाए,
अनरैप्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनरैप्ड तो 5th टाइम उसके हाथ में आई है फर्स्ट टाइम, और अब गोल्ड उसके हाथ में आ चुकी है फर्स्ट टाइम। अब इसके बाद बेशक रेड आए या गोल्ड आए, मगर अनरैप्ड नहीं आनी चाहिए, अनरैप्ड आनी चाहिए 5th टाइम बारी पर, क्योंकि 5th अटेम्प्ट पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो इसके बिटवीन रेड और गोल्ड बेशक हो जाए, और इससे पहले सिंपल रेड हो सकती है। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है, गोल्ड फॉइल वाली प्रोबेबिलिटी 0.3 है, ये गिवन है, पीछे दी हुई है। रेड या गोल्ड कुछ भी हो जाए, रेड की प्रोबेबिलिटी 0.25 है और गोल्ड की 0.3 है, तो दोनों को प्लस कर दें, और का मतलब प्लस करना होता है, 0.55 बन जाता है। रेड और गोल्ड की प्रोबेबिलिटी 0.55 है, और अनरैप्ड की प्रोबेबिलिटी ये है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों इवन का इंटरसेक्शन निकल आएगा। सिंपली हमने इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी की हमारे पास ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की हम कितने तरतीब से इसके वर्ड को आगे पीछे करके लिखते जाएं तो कितने केसेस बनते हैं। अगर मैं ए को पहले लिख दूं तो एक नया केस बन जाएगा, एस को पहले लिख दूं, एच को एंड पे लिख दूं, एच को यहाँ लिख दूं, तो हर दफ़ा कोई ना कोई नया केस बन जाता है। कितने केसेस बन सकते हैं अगर इनकी तरतीब में चेंज करता चले जाऊँ, अरेंजमेंट को चेंज करता चले जाऊँ, तो कितने केसेस बनते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि जितने लेटर्स हैं उनका फैक्टोरियल ऊपर लिख दें, और जितने रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल नीचे लिख दें। यहाँ पी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल नीचे लिख दिया, एस 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल नीचे लिख दिया। तो बाकी सारे 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे एक एक दफ़ा अक्कर हुए हैं तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हम इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता था 90720, ये इसका आंसर आ जाता है, यानी 90720 ये इसका आंसर है। बी पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के वर्ड के 9 लेटर्स ने दिए हुए हैं, इन विच द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर नॉट द सेम एज ईच अदर। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम नहीं होना चाहिए। सेम दो ही केसेस में हो सकता है, ये एस और 2 एस हैं, एक एस शुरू में आ जाए एक एंड पे आ जाए तो ये भी एक सेम लेटर्स बन जाते हैं। 2 पी हैं तो एक पी शुरू में आ जाए एक एंड पे आ जाए, ये भी हमारे पास सेम लेटर्स बन जाते हैं। तो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर अगर सेम ना हो, हम ऐसा करते हैं कि सेम फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल के टोटल में से माइनस कर देते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसमें ये सेम नहीं होंगे। तो सेम ये 2 ही केसेस हो सकते हैं, यहाँ पे शुरू में और एंड पे पी आ जाए या एस आ जाए, इसके अलावा कोई केस नहीं बनता। अगर पी शुरू में आता है तो बाकी दरमियान में कितने लेटर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स आते हैं, तो 7 फैक्टोरियल और 2 बीच में एस रिपीट हो रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये केस बनता है तो यहाँ भी 7 लेटर्स शुरू में आ रहे हैं और 2 पी एक जैसे हैं, 2 दरमियान में आ रहे हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये 5040 ये टोटल आ जाता है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनी, देखें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये थी जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी। इसमें जो सेम लेटर्स वाले केसेस हैं वो ये माइनस कर दूं तो वो केसेस निकल आएंगे जिसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम नहीं होगा। Find the number of different arrangements of the 9 letters in the word happiness in which 2 P's are together and there are exactly 2 letters between 2 S। क्या मतलब इसका कि वो कह रहा है कि find the number of different arrangements, आप तमाम different arrangements निकालें इन 9 लेटर्स की, in which 2 P's 2 P जो हैं वो इकट्ठे होने चाहिए और 2 S जो हैं ये 2 S के बिटवीन कोई 2 लेटर्स होने चाहिए, यानी 2 पीस इकट्ठे हों, हमने एक बना लिया 2 पीस इकट्ठे हैं और 2 एस के बिटवीन कोई 2 लेटर्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो बचते हैं वो एंड पे हो जाएंगे, वो जैसे चाहे हों। यानी ये एक पूरा केस बनता है
एक आप ये देखें, इसके दो केस बनेंगे, पहले एक केस को डिस्कस करते हैं। तो 1 2 3 4 5 इन्होंने भी तो आपस में शफल होना है, आगे पीछे होने से एक नई अरेंजमेंट बन जाती है। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5p5 ये एक केस, जितने भी केसेस बनेंगे वो हमने यहाँ लिख दिए। और इन यहाँ दो लेटर्स जो आते हैं उन्होंने भी जो क्यूमुलेट होना, आपस में शफल होना है। तो 2p2 p का मतलब होता है कि चेंज होने से एक नया केस बन जाता है। हम यहाँ c के बदले p लगाते हैं, यानी परमुटेशन लेते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं लेते। और ये क्योंकि हम इसको शफल करके देख चुके हैं 5p5 के साथ, अब हमने सिर्फ चूज करने, यानी 5 में से 5 1 2 3 4 5 लेटर्स बनते हैं, उनमें से 3 चूज करके हमने यहाँ लिखने होते हैं। और ये जो दो यहाँ आएंगे वो आपस में शफल भी होंगे। तो क्योंकि इनकी शफलिंग तो इसमें इंक्लूड हो गई, इनकी शफलिंग एक बॉक्स में बंद है, वो लहदा से मेंशन करनी पड़ेगी। तो दूसरा केस ये बनता है कि दो एस हैं, उनके बिटवीन दो पी आ जाए, यानी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। दो एस के दरमियान दो लेटर्स आने चाहिए और दो पी इकट्ठे होने चाहिए और बाकी लहदा होने चाहिए, ये कंडीशन भी फुलफिल होती है। तो अब ये देखें कि एक बॉक्स बनता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 जैसे चाहे शफल हो, इधर उधर एक नया केस बन जाएगा। तो 6p6 तो ये 720 बनता है, 2400 ऊपर बनता है। इन दोनों को प्लस कर दें तो 3120 ये टोटल बनता है हमारा। ये टोटल नंबर ऑफ केसेस बन जाते हैं। इसका डी पार्ट है नाइन लेटर्स आर इन द वर्ड हैप्पीनेस। ये 9 लेटर्स इसमें आर डिवाइडेड एट रैंडम इन 2 ग्रुप्स। इसके 2 ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं और एक ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पीज आर इन वन ग्रुप एंड बोथ एस आर इन अदर ग्रुप। अगर वो कहता है कि दोनों पी एक ग्रुप में हो और दोनों एस दूसरे ग्रुप में हो, तो इसमें 2 केसेस बनेंगे कि अगर पी दोनों एक ग्रुप में है तो वो 5 मेंबर वाला ग्रुप हो और बाकी 2 एस जिसमें वो 4 मेंबर वाला ग्रुप हो। सेकंड केस ये बनता है जिसमें 2 एस हैं वो 5 मेंबर वाला ग्रुप हो और 2 पी जो है वो 4 मेंबर वाला ग्रुप हो। इस केस में जो ग्रुप की बात होती है तो इसमें अरेंजमेंट का वर्ड यूज नहीं हुआ। तो ग्रुप का मतलब वो जैसे चाहे उनकी तरतीब से हमारा ताल्लुक नहीं होता। तो उसके चूज करने से मेंबर्स से डिफरेंट केसेस बनते हैं मेंबर्स की वजह से। तो अब अगर पी दोनों इसमें हैं, ये 5 मेंबर्स हैं, तो ये 5 मेंबर्स में से 3 मेंबर मैंने चूज करने, बाकी जो 2 बच जाते हैं वो दोनों के दोनों हमने इस ग्रुप में डाल देने। ये 5c3 लिखेंगे और बाकी 2 बचे 2c2 यहाँ आ जाएगा और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 10 केसेस ये बनते हैं। दूसरे केस में ये बनता है कि दोनों एस अगर इस 5 मेंबर वाले ग्रुप में तो 5 टोटल बचते हैं, उन 5 में से हमने 3 चूज करके इसमें डालने और बाकी जो 2 बचते हैं वो इसमें डाल देने। ये भी 10 केसेस बनते हैं। तो इनको प्लस कर दें तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 20 बन जाते हैं। तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटीज की ये टोटल नंबर फेवरेबल केसेस हमारे पास 20 है। टोटल केसेस कितने होंगे कि टोटल हमारे पास लेटर 9 है, उसमें से 5 चूज करके एक ग्रुप बना दिया हमने, बाकी बचे 4 मेंबर्स, वो 4 के 4 चूज करके हमने एक दूसरा ग्रुप बना दिया। ये टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने का तरीका है। इसको कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेटर से तो 0.159 आ जाएगा। तो ये बनता है हमारे पास, इसको अगर कैलकुलेट करें 9c 5 इंटू 4c4 ये बन जाता है 20/126 और इसको 20/126 को अगर डिवाइड करें हम तो ये बन जाता है 0.159। ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आंसर आ जाता है हमारे पास। लीजिए ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट
वीडियो पे हम एक किसी नए साल का पेपर करते हैं। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।